तो बच्चों यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 1.1 में कहा रहा है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल 1.1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 कूलम चार्ज के लिए अगर ट्रांसफ़र होता है तो इन 1 सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा। और तो अगर हम देखें देयरफॉर चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड इज, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है बेटा कूलम। सो कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁹ कूलम, क्योंकि 10⁹ मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, सो टोटल 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम हो जाएगा बेटा। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम कैन देन बी एस्टिमेट टू बी, तो हम अब क्या करेंगे बेटा कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, इतने जो कूलम निकले हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम जैसे 10⁹ इलेक्ट्रॉन बेटा 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज है। तो 1 कूलम में कितना टाइम लग जाएगा, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 जो आया है -10 कूलम पर सेकेंड, इतना कूलम पर सेकेंड चार्ज निकल रहा है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। तो 1 कूलम में टाइम कितना, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाई दिस, सो दिस इज 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। सो दिस इज कल टू, इतना सेकेंड को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे बेटा तो हम सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे हम 365 इंटू 24, तो ये क्या हो गया डे हो गया, इंटू 3600 सेकेंड, तो इतना सेकेंड होता है 1 ईयर में। तो इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 198 ईयर्स। सो टोटल टाइम लग जाएगा बेटा 198 ईयर्स। दस टू कलेक्ट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम ए बॉडी विच इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इन एवरी सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा एक बॉडी से, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में 200 साल लग जाएंगे बेटा। वी विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। 1 कूलम इज देयर फॉर ए वेरी लार्ज यूनिट फॉर मेनी प्रैक्टिकल पर्पसेज। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है बेटा ये। ठीक है, इट इज़ हाउएवर आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट what is roughly the number of electrons contained in piece of 1 cubic centimeter of a material. A cubic piece of copper of 1 centimeter contains 2.5 into 10⁻24 electrons रखता है बेटा। So this is the question number 1.1. Now question number 1.2. How much positive and negative charge is there in a cup of water? अगर 1 कप ऑफ वाटर है बेटा तो उसमें कितना नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सुनो, देखो अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ऑफ वाटर में कितना होता है बेटा, तो 250 ग्राम मान लेते हैं, अप्रॉक्स से लिया गया है बेटा, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट। लेट अस अज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम होता है। दस 1 मोल इज इक्वल टू 16.02 into 10⁻23 molecules. Avogadro number of water is 18 gram. Therefore, number of molecules in 1 cup water, 1 cup water में हमने number of molecule निकाल लिया, तो 250 ग्राम था, तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल गए। 1 कप वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेंस 2 हाइड्रोजन आइटम एंड 1 ऑक्सीजन आइटम। H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट इज 10 electrons and 10 protons। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 electrons and 10 protons। Hence the total positive and negative charge has the same magnitude, it is equal to, इसको हम क्या करेंगे बेटा 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.1 पे चार्ज कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो इतना आ जाएगा बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 1.3 कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। सही बात है, कूलम फोर्स दो चार्ज के लिए बेटा F इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। दो मासेज है बेटा तो उसके लिए कितना होता है फोर्सेज, तो G M1 M2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ अगर हम अब देखें तो ए में बोला कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। नंबर 1 फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन and for two protons estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical forces of their mutual attraction when they are one angstrom। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा है ए में अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में बोला है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन होता है बेटा तो दोनों पे चार्ज कितना होता है ई होता है। दोनों पे चार्ज कितना होता है ई होता है चार्ज, वो अलग बात है, दोनों पे चार्ज ई होता है बेटा। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना होता है ई। ठीक है, अब वो अलग है कि एक पे चार्ज पॉजिटिव में होता है एक पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं बेटा। तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू के दिस इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा के ई Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा के ई को लिख दिया अपन 4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज ई इंटू ई हो गया। देखो यहाँ पे हालांकि माइनस साइन भी लिया है, माइनस साइन इसी लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, तो माइनस नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। वेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अच्छा, इसके लिए बता, हाँ अगर ये भी पता है आपको बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं बेटा, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो नेगेटिव यही बता रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है me, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू सो माइनस जी एम पी एम ई अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ तो अब दोनों का रेशियो निकाल लो, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39 आ गया बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड वाले में बोला है कि फॉर टू प्रोटॉन्स, बस इसी तरह से सिमिलरली दो प्रोटॉन ले लीजिए आप यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, दो प्रोटॉन ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, दो प्रोटॉन ले लेंगे तो उसके लिए निकल जाएगा, फिर सेम फार्मूला यूज कर लेना है आपको। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा तो कंसीडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as on the figure 1.6। तो यहाँ पे बेटा Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है, सेंटर पे भी Q है बेटा। तो अगर हम देखें तो ये जो जैसे ये A है, तो ये जो फोर्स लगाया गया बेटा ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में। ये क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा इसको। ये क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये जो दो फोर्स आए बेटा यहाँ पे, अब ये जो दो फोर्स यहाँ पे आए, ये फोर्स जो है ये इसका नाम देता हूँ देखो। अच्छा, सेंटर वाला जो पॉइंट है बेटा उसको हमने क्या बोला है, क्या नाम दिया है G। ठीक है, सेंटर वाला जो है उसको हमने O नाम दिया। चलो ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा बेटा यहाँ पे, दिस फोर्स इज नोन एज ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, F किस पे लगा, O पे, किसने लगाया, B ने। इसको हम बोल सकते हैं बेटा दिस फोर्स इज नोन एज ए। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है, ये जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये जो यहाँ पे फोर्स लगेगा बेटा, दिस फोर्स इज नोन एज ए, इस फोर्स को हम बोलेंगे FOC। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा, FOB एंड FOC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू F रिजल्टेंट। ठीक है, और A के कारण जो फोर्स लगेगा बेटा दिस इज इक्वल टू F, ये क्या हो जाएगा OA इस डायरेक्शन में। अब OB और OA का जो रिजल्टेंट होगा वो अपर डायरेक्शन में, और जो A का जो फोर्स लगाएगा वो नीचे। अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे वो फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं करके यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, ट्रायंगल का साइड कितना है L है,
ठीक है, ट्रायंगल का साइड L है, तो पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सेंट्रॉयड से कि वर्टिसेस का डिस्टेंस कितना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, दिस डिस्टेंस इज L/2, दिस एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो यहाँ से आप कॉस थीटा से आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, एंगल आपको पता है। तो यहाँ से आप पहले ये जैसे AO और सब इक्वल हुआ ना, AO इक्वल टू BO इक्वल टू कितना हो जाएगा CO। तो इससे ऐसे डिस्टेंसेज आ जाएंगे। कूलम फोर्स क्या करता है बेटा, F इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R² होता है। चार्ज आपको सबका Q है बेटा, ठीक है। आपको फोर्सेस किसके किसके बीच में निकालना है, जो सेंटर पे सेंट्रॉयड पे जो चार्ज है और जो सेंटर पे वर्टिसेस पे जो फोर्स है, वर्टिसेस पे जो चार्ज है, तो दोनों चार्ज QQ है बेटा। डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से सारी चीज़ें, ये फोर्स FOB, ठीक है। आप FOB एंड FOC ये जो दोनों फोर्सेज आएंगे बेटा, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि सारी कंडीशन सेम है, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू FOA भी होगा बेटा, OA की वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी। अब OB और OC का आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 30 डिग्री। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा, सो F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर दिस इज FOB का होल स्क्वायर प्लस FOC का होल स्क्वायर प्लस 2 FOB FOC इंटू कॉस ऑफ कितना, दिस इज ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। सो दिस इज कॉस 120 डिग्री। अब यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू किधर ऊपर, और ए के कारण जो फोर्स लग रहा है FOA वो कहाँ नीचे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, वो फाइनल आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब देखो सिमिलर जैसे ही पिछला क्वेश्चन आपने किया वैसे ही ये भी क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक पे यहाँ पे Q है बेटा, यहाँ पे Q है और यहाँ पे माइनस Q है, देखो बेटा, ठीक है, प्लेस किया है एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एज वेल व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, सभी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा मुझे बता, अगर हम लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज, इसको क्या माना है, इसको B माना है और इसको C माना है। तो अगर हम A पे पूछें कि A पे कौन फोर्स लगाएगा, तो A पे कौन B लगाएगा, A पे कौन लगाएगा C। और ये नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा। B पे पॉजिटिव फोर्स है, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। बस आ गया काम, और आपका हो गया काम खत्म। सो दिस इज इक्वल टू L। सो मैं अगर एक एक करके आपसे पूछूं, मैं आपसे एक एक करके पूछूं बेटा, तो यहाँ पे जैसे ये जो A है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और जो C है, ये जो C है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करना, ये अट्रैक्ट करेगा। और जो B पे पॉजिटिव चार्ज है और A पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दिस फोर्स इज नोन एज F। A पे फोर्स लगा है, किसने लगाया, B ने लगाया है। एंड दिस इक्वल टू A पे लगा है, किसने लगाया है, C ने लगाया है। तो व्हाट इज FAB, तो FAB इक्वल टू बेटा KEQQ अपॉन L²। व्हाट इज FAC, सो दिस इज KEQQ अपॉन कितना, L²। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों का थोड़ा अलग तरीके का है। अब देखो ये एंगल 60 हो गया बेटा, तो ये एंगल कितना हो गया 120। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, दिस इज F रिजल्टेंट। सो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, सो F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर FAB का होल स्क्वायर प्लस FBC का होल स्क्वायर प्लस 2 FAB एंड FBC इंटू कॉस ऑफ कितना 120 डिग्री। वैल्यू पुट करो, दोनों फोर्सेज तो सेम ही है। सो दिस इज इक्वल टू F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर, सो दिस इज इक्वल टू KEQ² अपॉन L² का होल स्क्वायर प्लस KEQ² अपॉन L² का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 दिस इज KEQ² अपॉन L² इंटू कॉस 120। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। माइनस कितना हो जाएगा 1/2। तो दिस इज माइनस, ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो F रिजल्टेंट इक्वल टू KEQ² अपॉन L²। दिस इज द आंसर। इसी तरह से बेटा सेकंड पे फोर्स निकालना है, इसी तरह से आपको किस पे निकालना है, थर्ड पे फोर्स निकालना है बेटा।